हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड एजुकेटर राजीव। सामाजिक विज्ञान के इतिहास में चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, भारत में राष्ट्रवाद। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो वीडियो चेकआउट कर लें, इसके बाद की स्टोरी समझ में आएगी। लेक्चर नंबर 3 और लास्ट लेक्चर होगा। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? आंदोलन के बारे में। कौन से आंदोलन? 1930 वाले आंदोलन की बात हो रही थी। 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की दांडी मार्च से, तो ये आंदोलन जो है 2 चरणों में संपन्न हुआ और 1934 आते आते ये आंदोलन खत्म हो गया। तो ये जो आंदोलन जब खत्म हो गया तो इसमें लोगों की राय क्या थी? लोग इस आंदोलन के बारे में क्या सोच रहे थे? सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। किसान क्या सोचते थे इसके बारे में? जो व्यावसायिक वर्ग है वो क्या सोचता था? तो जो किसान थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? कि स्वराज का मतलब ये था कि जो भी व्यक्ति हमसे अधिक लगान वसूल रहा है, अधिक हमसे राजस्व की वसूली कर उसके खिलाफ लड़ाई, उनके लिए मतलब था स्वराज का। तो 1931 में जो लगान की दरें थी, 1931 में उन्होंने बगावत किया ना कि हमको जो है लगान की अधिक लगान है उसको कम करवाना है। लेकिन वो उसमें बिना सुधार के आंदोलन क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो जैसे ही आंदोलन बंद कर दिया गया तो किसान इससे क्या हो गए? अत्यधिक निराश हो गए थे। किसानों ने किसान जो है क्या हो गया? अत्यधिक निराश हो गए थे, क्योंकि उनको पता था आज से 10 साल पहले भी जो पहला वाला आंदोलन हुआ था 1920 में, सेम यही कांड हुआ था कि आंदोलन कुछ दिनों तक चला और गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? वापस कर दिया। ठीक है। तो 1932 में 2 चरण में हुआ। तो 1930 में आंदोलन शुरू हुआ। उनकी मांग थी किसानों की कि हमारा जो लगान है उसको कम करवाया जाए। ना कम हुआ और आंदोलन बंद कर दिया गया। इसीलिए जब 1932 में जब दोबारा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने आह्वान किया लोगों को कि आइए एक साथ दूसरा आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारे किसानों ने इसमें भाग लेने से अब मना ही कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि आंदोलन शुरू होगा, कुछ दिन बाद आप फिर कहेंगे बंद, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। छोटे किसान जो थे वो तो चाहते थे, छोटे किसान ये थे, वो चाहते थे कि हमारा जो बकाया लगान है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, 1 रुपया भी ना देना पड़े, 1 रुपया भी ना देना पड़े। और धीरे धीरे इनमें उनके अंदर क्या आ रहा था? गुस्सा भी आ रहा था। तो ये आंदोलन जो है उग्र आंदोलनों में बंटने लगा था। दूसरी तरफ जो धनी जमींदार थे, धनी जमींदार कहने का मतलब कि जो जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें थी, तो जो कांग्रेस पार्टी थी उनको ये नहीं चाहती थी कि वो नाराज हो। नाराज इसलिए क्योंकि जो धनी जमींदार थे वही तो पार्टी जो थी उनको जो भी काम कर रहे थे, तो जो चंदा था यही चंदा देते थे वो लोग। तो इसीलिए कांग्रेस पे लोगों का डाउट होने लगा कि कांग्रेस आखिर गरीब किसानों के बारे में सोच रही है कि जमींदारों के बारे में सोच रही है। तो ये जो रिश्ता था इनके बीच में ये सुनिश्चित नहीं था, इसीलिए थोड़ी सी अनबन बनी रही। कांग्रेस सपोर्ट करती थी जमींदारों को और छोटे किसान थे ये चाहते थे कि जमींदारों के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाए और हमारी लगान को बंद करवाए। दूसरा जो वर्ग था व्यवसायी वर्ग, तो ये व्यवसायी वर्ग क्या चाहते थे कि सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हुआ। 1914 में याद है ना कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सेम तरीके से जर्मनी जिसको बहुत ज्यादा बेइज्जत किया गया, वर्साई की संधि की गई, उसके सारे जमीन हथिया लिए गए, जमीन को जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। फिर ये जर्मनी पुनः एक हो करके हिटलर के अंदर में फिर से एक और विश्व युद्ध छिड़ गया जिसको बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। इसके कारण जो भारतीय व्यापारी थे, उद्योगपति थे, इनका व्यवसाय बहुत बढ़ा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनका जो व्यवसाय था ये क्या था? सामान खरीदना बेचना। तो जब विश्व युद्ध छिड़ा था तो हथियार हो गए इनको बेचते ही थे। जो भी खाद्यान्न चीजें, खाने वाली चीजें थी, चावल दाल गेहूं ब्रेड हो गया पकौड़, ये सारी चीजें जो दूसरे देशों को बेचते थे तो इनका जो व्यापार था वो बढ़ता था। जो भी सैनिक थे उनके लिए कपड़े सिलने हैं, राशन हो गया, ये सारी चीजें अब चूंकि बिकनी ही है, इस कारण जो है जो उद्योगपति थे, व्यापारी थे, इनका व्यवसाय जो है बढ़ रहा था। इस पे रुकने वाला नाम नहीं था। और जो अंग्रेजों की नीतियां थी, अंग्रेजों की नीतियां तो शुरू से ही व्यवसाय में बाधा डाले रहे थे। वो आयात से सुरक्षा चाहते थे। और इंडिया में जो करेंसी थी वो चलती थी रुपया, और जो यूरोप में जो करेंसी चलती थी वो थी क्या? थी पाउंड। तो जो व्यवसायी वर्ग थे वही चाहते थे कि अंग्रेज अपनी जो उनकी नीतियां हैं, नीतियां कौन सी नीतियां हैं? कि जो भी सरकार है हमको क्या दे? आयात से सुरक्षा। आयात से सुरक्षा का मतलब ये हो गया कि हम दूसरे देशों से जब सामान खरीद रहे हैं तो सरकार उस पर क्या करे? कम टैक्स लगाए।
और ऐसा विनिमय दर बनाएं कि भाई अगर 1 पाउंड दे रहे हैं तो हम 10 रुपये दें। अब ये नहीं कि पूरा 1000 रुपये निकाल करके दे दिया 1 पाउंड के लिए। तो इसके लिए आयात को थोड़ा सा रोका जाए, निर्यात को बढ़ावा जाए, निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए जितने भी इंडिया में बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ये बनाया गया 1920 में, ठीक है। और फिक्की की स्थापना हुई। फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ द कांग्रेस एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की बना 1927 में। ये बना था कि मतलब जितने भी बड़े बड़े व्यापारी लोग थे उनका ये संगठन था। और ये व्यापारिक हितों, जो भी व्यापारियों की मांग थी वो सरकार के सामने ला करके रखते थे। तो जो व्यापारी थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि जो ये गलघोटू अंग्रेजों की नीतियां हैं, अंग्रेजों की कौन सी नीतियां कि जो आयात को बढ़ावा दे रही हैं, निर्यात को कम बढ़ावा दे रही हैं, तो ये जो है स्वराज का मतलब उनके लिए था कि जो अंग्रेजों की नीतियां हैं इसको खत्म किया जाए और ऐसा माहौल हो जहाँ पे एकदम बेफिक्र होकर के हम क्या करें, व्यवसाय करें। व्यवसाय करिए, व्यापारियों के लिए मांग था। जो औद्योगिक मजदूर थे उनके लिए क्या मांग था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो इस टाइम जो है जो औद्योगिक मजदूर थे उन्होंने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि जो कांग्रेस थे, कांग्रेस तो उद्योगपतियों के नजदीकी थे, जैसे किसानों और जमींदारों के प्रति हुआ था, तो वो उद्योगपतियों के नजदीक हुआ करते थे। इसीलिए मजदूरों ने, जितने मजदूर थे इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया कि हमको इस आंदोलन में भाग लेना ही नहीं है। और कांग्रेस जो थी ये उद्योगपतियों को दरकिनार करना नहीं चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने मजदूरों की मांग को अनसुना कर दिया कि मजदूर क्या चाहते हैं। मजदूर क्या चाहेगा बेचारा? वो यही चाहेगा ना कि हमारे जो हम कंपनी के अंदर 14 घंटे काम कर रहे हैं वो 8 घंटे कर दिया जाए, 9 घंटे कर दिया जाए। हमको जो पगार मिल रही है वो पगार बढ़ा दिया जाए। जहाँ हमको रहने के लिए आवास दिया गया है उस आवास में साफ सफाई हो, थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा। यही उनकी मांगे थी जिसको कांग्रेस ने अनसुना कर दिया। क्या महिलाओं की भागीदारी थी? बिल्कुल थी। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था इसमें फिर से जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वो भी सीना कंधों से कंधा मिलाया, जो पुरुषों के साथ एक साथ आई, आगे आई। और इसमें एक चीज अंतर ये देखा गया कि जो शहर था इसमें ऊंची जाति की जो महिलाएं थी, ऊंची जाति की महिलाएं, और जो गांव में जो धनी परिवार से महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की। लेकिन ये आंदोलन जो है लंबे समय तक ये भी टिका नहीं, लंबे समय तक टिका नहीं। और कांग्रेस ने भी जो महिलाएं थी उनको कोई भी बड़ा पद कभी दिया नहीं, और महिलाएं केवल प्रतीकात्मक, यानी कहने का मतलब नाम मात्र की महिलाएं जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ, खत्म हो गया। तो इसकी सीमाएं क्या थी? सीमाएं देखते हैं कि ऐसी क्या क्या सीमाएं थी। तो पहला चीज जो दलितों की भागीदारी थी, शुरू से ही कांग्रेस ने कभी जो दलित समुदाय है उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और जितने रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू हैं, जो पंडित होते हैं अक्सर, उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। अब ब्राह्मण लोग कहते थे, जो सवर्ण जातियां हैं वो कहती थी कि अरे ब्रोम या चमार को अब पार्टी में शामिल करेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस ने इसलिए दलितों के हमेशा क्या कर दिया, दरकिनार कर। लेकिन जो गांधी जी थे वो हमेशा दलितों की स्थिति सुधारने के लिए, सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम थी, छुआछूत, कि उसके घर खाना नहीं खाएंगे, उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, ये सारी चीजें। तो वो उसके पक्षधर थे। और वो मानते ये थे कि जब तक अब छुआछूत खत्म नहीं करोगे तो बिना छुआछूत खत्म किए अब स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते, स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे दलित नेता थे इनके। अब दलितों का कहानी, तो दलितों का जो मांग है वो कांग्रेस सुनती थी नहीं। तो इसीलिए दलित समुदाय ने अपने अपने क्या चाहते थे, वो उनको भी राजनीतिक समाधान मिले। तो इसके लिए इनके सबसे बड़े नेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो क्या करते थे कि जो दलित समुदाय हैं वो सार्वजनिक स्थानों पे जान के उनकी मांग करने लगे। वो किसी भी कुएं से पानी पी सकते हैं, मंदिरों में प्रवेश के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ने लगे। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो दलितों के क्या बन चुके थे, बहुत बड़े नेता बन चुके थे। तो वो ये चाहते थे कि जो शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल्स वगैरह वगैरह का, वहाँ पे दलितों को आरक्षण मिले।
और जब भी चुनाव हो तो उनके लिए पृथक चुनावी प्रक्रिया हो। मतलब ये कि अगर कोई भी दलित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो उसको वोट केवल क्या दें, दलित लोग दें। यानी दलित लोग अगर चाह रहे हैं कि किसी सवर्ण जाति के, किसी ब्राह्मण जाति के, किसी सिंह जाति के लोग को वोट दे, वो ना दे पाए, ऐसी मांगे करते रहे। तो 1930 में गांधी जी ने एक एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम रखा था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो ये जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन था, गांधी, ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे बहुत पढ़े लिखे थे, ये पेशे से वकील भी थे और इनका नाम जो है बहुत चलता था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उन्होंने क्या किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे लंदन, इनको बुलाया गया था। तो इन्होंने कहा कि काम करिए कि हमारे जो दलित हैं, हमारे दलित जो भाई बहन हैं, इनके लिए क्या करिए, पृथक चुनावी प्रक्रिया हमारे लिए क्या करिए कि पृथक कर दीजिए हमको, कि हम जो दलित लोग हैं, हमारी तरफ से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको वोट देने का राइट हमारा ही होगा, बाकी कोई नहीं देगा। तो अंग्रेज इस बात पे मांग गए थे। जैसे गांधी जी को ये पता चला तो ये गुस्सा हो गए। गांधी जी क्या हो गए, गुस्सा हो गए। तो गांधी जी गुस्सा इसलिए हो गए कि वो ये कहे कि यार अभी देखो, एक तो मुस्लिमों का मामला चल रहा है, मुस्लिम मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए पृथक निर्वाचन कर दीजिए, अगर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको केवल चुनाव जो है, वोट जो है मुस्लिम लोग देंगे। तो वो ऑलरेडी हमसे अलग है। अगर हिंदुओं में भी अगर हम दलितों के लिए पृथक निर्वाचक का प्रावधान कर देंगे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अब हिंदुओं से दलित क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरा एक हो, पूरा देश एक हो, और यहाँ पे टुकड़े टुकड़े बट रहे हैं। तो गांधी जी ये चाहते नहीं थे कि अब ये ऐसा ना हो कि हिंदू में भी बंटवारा हो। कल को अगर बौद्ध लोग खड़े हो जाएं, कहें कि बौद्ध के जो लोग हैं केवल बौद्ध उम्मीदवार को ही वोट देंगे, ऐसे कैसे चलेगा। तो गांधी जी ने क्या किया, खाना पीना सब त्याग कर दिया और शुरू कर दिया आमरण अनशन। उन्होंने कहा कि जब तक ये सरकार जो है, ये दलितों के लिए जो दलितों के लिए जो ये प्रावधान किया है, इसको ख़त्म नहीं करती तब तक मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगा। अभी बैठ गए अनशन पे, इनकी लगी धीरे धीरे तबीयत खराब होने। तो कांग्रेस के जो नेता थे वो पहुंचे कहाँ पे, पंडित जो अरे अंबेडकर के पास, उनसे कहे, रिक्वेस्ट किया, अरे सर मान लीजिए उनके बात, गांधी जी मर जाएंगे तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। तो वो अंबेडकर जो है उनसे मिलने के लिए जेल पहुंचे। और उन्होंने जेल कहाँ पहुंचे, पूना के जेल में बंद थे उस टाइम गांधी जी। तो वहां पे जो 1932 में एक इन दोनों लोगों में समझौता हुआ जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, किसके बीच हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। तो गांधी जी ने ये कहा कि आप अंग्रेजों से जाओ, कहो कि हमारे लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आपने की है ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और गांधी जी ने उसके बदले में ये कहा कि मैं कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता उनसे मैं बात करता हूँ, और आपको जितने भी दलित हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए कुछ सीटें हम आरक्षित कर देते हैं। कि मतलब अगर 100 लोग चुनाव लड़ने वाले हैं तो लेट से कि 30 सीट जो है दलितों के लिए रहेगी, कि दलित भाई बंधु ही चुनाव लड़ेंगे। तो इसके लिए क्या किया कि इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, जो हुआ कब, 1932 में। तो दलित वर्गों के लिए क्या कर दिया कि राज्य, यानी राज्य में जो चुनाव होगा, यानी मुख्यमंत्री बनने वाले, और केंद्र में जो विधायिका है, जो जिसमें जिससे प्रधानमंत्री बनते थे, तो इसमें क्या कर दिया कि आरक्षित कुछ सीटें जो है आरक्षण के तौर पे दे दी गई। लेकिन जो मतदान है, वोट देने का राइट, वो आम जनता के पास ही होगा। अगर ठीक है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, दलित समुदाय के हैं, तो अब जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस के ही कांग्रेस पार्टी के नाम पे ही टिकट लीजिए, लड़िए, चुनाव लड़िए, जीतिए। समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें चल रही थी। दूसरा, जो मुस्लिमों की क्या भागीदारी थी, देखिए, असहयोग जब आंदोलन हुआ था 1920 में, तो असहयोग को किससे जोड़ा गया था, खिलाफत आंदोलन से। तो जब ये आंदोलन, पता मैंने बताया ना कि 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, इससे जो है मुसलमान क्या हो गए, आहत रह गए। तो मुस्लिमों का जो तबका है, वो उनका जो विश्वास है कांग्रेस से ऊपर से क्या हो गया, थोड़ा सा उठने लगा। उसके बाद में जो कांग्रेस पार्टी थी 1920 और 30 के बीच में, इसमें जितने भी नेता है वो हिंदू राष्ट्रवादी समूह थे, हिंदू विचारधारा से थे कि पार्टी में हिंदू लोग होनी चाहिए, और उनकी विचारधारा से जोड़ करके, चूंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी इसलिए उनसे मुस्लिम क्या लगे, डरने लगे। तो मुस्लिमों की भी एक अलग पार्टी होती थी उस टाइम पे जिसको बोलते थे मुस्लिम लीग। और कांग्रेस जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि हिंदुओं की पार्टी थी, और मुस्लिम लीग क्या थी, मुस्लिमों की पार्टी थी।
तो मुस्लिम लीग के जो पार्टी के बहुत बड़े नेता थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये भी लगे बवाल कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है पृथक चुनाव प्रक्रिया हो, और हमारे लिए जो अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसको चुनाव में वोट कौन देगा, मुस्लिम ही देगा। ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी 1909 के कानून में, बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1909 में किया गया था। इसको छोड़ने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है ना। जैसे कि दलितों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मान गए, वैसे ही जिन्ना ये चाहते थे कि अगर गांधी जी चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं कांग्रेस के साथ ही काम करें, कांग्रेस के साथ रह करके, हिंदुओं के साथ रह करके क्या करें, चुनाव लड़ें, तो मुसलमानों के लिए जो केंद्रीय विधायिका है उसमें क्या करिए, हमको भी रिजर्वेशन दीजिए, आरक्षित सीट दीजिए, और सारे मुसलमानों का जो समर्थन है हम क्या करेंगे, कांग्रेस के साथ रखेंगे। अब पूरा जो इंडिया देश था इसमें जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वो दो जगह था, एक था पूरब में, दूसरा था पश्चिम में। पूरब में बंगाल में चली जाइए, बंगाल मतलब आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, उसकी बात हो रही है, ये पूरा बंगाल हुआ करता था। और पंजाब में हमारे इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, उस टाइम पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। तो पूरब में और पश्चिम में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, तो वो ये चाहते थे कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में हमको सीटें चाहिए। समझ रहे हैं, अगर अगर मान लिया कि पंजाब में टोटल 100 लोग हैं, 100 लोगों में अगर 90 लोग मुसलमान हैं, और बंगाल में भी 100 में से अगर मान लो 80 लोग मुसलमान हैं, ठीक है, तो 80% सीटें जो है मुसलमान को दीजिए वहाँ पे बंगाल में, और पंजाब में 90% सीटें मिलनी चाहिए। कहाँ पे, जनसंख्या के अनुपात में हमको क्या मिले, अगर सीटें मिलती हैं तो हम क्या करेंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो लेकिन जब 1928 में बैठक हुआ, सारे पार्टियों को बुला करके बैठक हुआ, तो हिंदू जो महासभा, एक और ये पार्टी थी, इसके एक नेता थे, इनका नाम था M.R. जयकर, इन्होंने इस समझौते का घोर विरोध किया। इतना विरोध किया, कहा कि हिंदुस्तान की जो जमीन है हिंदुओं की है, मुसलमानों को क्यों सीट देंगे, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें की। अब ये मुस्लिमों को ये लगा कि हमारी कभी कांग्रेस से पटेगी ही नहीं, 36 का आंकड़ा रहेगा। इसीलिए जो आंदोलन हुआ उसमें मुस्लिमों ने दूरी बना करके रखी थी, और आगे चल करके यही लोग जो है मांग करने लगे कि जैसे हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हो तो मुस्लिमों के लिए क्या हो, अलग देश बने, पाकिस्तान बने। समझ रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे जागृत होने लगी। अब ये लोग मानने लगे थे कि सारे के सारे लोग जो हैं एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र के अभिन्न अंग इस बात के लिए क्योंकि भाई आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई, उससे क्या मतलब है, जब तक आप अंग्रेज जो है देश छोड़ के नहीं जाते तो आप क्या करोगे, गुलामी तो रहोगे, हिंदू या मुस्लिम गुलामी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अभी सबसे पहले एक राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, और हमको एक रहना चाहिए, एकता के सूत्र में भांग रखना चाहिए। तो एकता के सूत्र में रहेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना सोचे, अगर एक हैं हम, अगर हम सारे लोग एक हैं और देश को पहले आजाद कराइए, तो स्वाधीनता की लड़िए और लड़ करके एकता की भावना को जागृत करिए। ठीक है। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे लोगों के अंदर आने लगी। अभी आने के कारण क्या हुआ, अभी हमारी जो संस्कृति भी ऐसी थी कि हमको एक रह के लड़ना पसंद है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना जो है बहुत देश की आज़ादी में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब ये जो राष्ट्र की पहचान है, इसको इसको पहचान दिलाने में कुछ तस्वीरों को भी भूमिका भूमिका थी। आपको याद है जब रूस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बना करके अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन देते थे। सेम तरीके से इंडिया में भी था। यहाँ पे इंडिया के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया की जो जमीन थी उसको बोला वो एक माता है, भारत माता है, और उनके जो चित्र बना करके कागज पर उतार दिया गया, बोला गया कि भारत माता की जय, नारा बनाया गया। और मातृभूमि का ये इंडिया को एक माता के रूप में दिखा करके एक झंडा बना करके क्या दिखाया गया, ये जब बनाया गया तो तस्वीरों में राष्ट्र को एक दिखाया गया, और राष्ट्र को एक दिखा करके ये भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करती है। उसमें भी कुछ लोग कवि थे, जैसे एक व्यक्ति थे जिनका था बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने राष्ट्रगीत जो है लिख दिया, वंदे मातरम एतादृश स्वदेशम,
इनके ये गाना लिख दिया। ये गाने को सुन करके लोगों के अंदर अपने देश के लिए मर मिटने की भावना जागृत हो जाती थी। इसी गाने को सबसे पहले जब बंगाल का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, कब, 1905 में, इसको गाया गया था। और विभिन्न जो कलाकार थे उसने भारत माता को अपने अलग अलग तरीके से क्या बनाया, चित्र बनाया और ये सारी चीजें की। इसके साथ ही जो लोक कथाएं हैं ये भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। लोक कथाओं का सहारा लिया कि लोक कथाएं, ऐसा माना जाता है कि ये पारंपरिक जो संस्कृति होती है हमारी, उसको सही ढंग से दिखाती है। जैसे कि कहानी सुना दिया कि एक राजा था, एक रानी थी, राजा के पे दुश्मनों ने हमला किया तो राजा जो है पूरा सैनिकों से लड़ पड़ा और उसने अपने राज्य को जीत दिलाई। तो ऐसे क्या भावना, ये कथाएं हो गई। मनगढ़ंत जो कथाएं होती हैं वो सुना सुना करके उससे क्या फायदा होता है कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो किसी भी देश के झंडे का होता है, जिसको बोलते हैं ध्वज। तो इंडिया का भी एक ध्वज था जिसको बोलते थे राष्ट्रीय ध्वज। तो जो आज हम राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, क्या देखते हैं, 3 कलर हैं और 3 कलर के बीच में चरखी है। चरखी कह रहे हैं, एक वो व्हील है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ये ऐसा पहले नहीं होता था। जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन का मतलब कि हमको विदेश से कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी और देश में ही चीज़ें बनानी है। तो 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था तो एक झंडा बनाया गया था। उसमें 3 कलर थे, लाल हरा पीला। झंडा जब बनाया गया था 1905 में तो उसमें 3 कलर थे, कौन कौन से, लाल हरा पीला। और उस टाइम पे ये जो झंडा था वो 8 राज्यों को प्रतीक करता था। मतलब उस टाइम 8 ही राज्य थे, आज तो 28 हैं लेकिन उस टाइम 8 थे। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 8 राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें कमल के फूल बनाए गए थे, कितने, 8। और उस पे एक चंदा मामा हुई थी जिसको बोलते थे दूज का चाँद। ये इसलिए बनाया गया था कि जो आपको पता है ना, ईद का फेस्टिवल जो मुसलमान बनाते हैं तो चंदा मामा का दीदार करते हैं, इसीलिए जो चंद्रमा है वो किसका रिप्रेजेंट करती है, मुस्लिमों। तो उसी में एक दूध का चांद बनाया गया था, दूध का चांद, कि जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, एकता की भावना। ठीक। फिर से 1921 का जब समय आया तो गांधी जी ने एक झंझट बनाया। तो एक बनाया स्वराज ध्वज, नाम दिया उसका। उस स्वराज ध्वज ध्वज में भी 3 रंग थे जिसमें लाल हरा सफेद था और इस बीच में क्या रखा था, चरखा। इसका एक पिक्चर देख लीजिए आप फटाक से। 1906 में ये मैप बनाया गया था। जो कमल के फूल हैं कितने हैं टोटल, 8 दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर वाली पट्टी पे। ये 8 क्या बता रहे हैं, कमल के फूल क्या बनाते थे, ये बताते थे कि इंडिया में 8 राज्य हैं। ये दूज दूज का चांद क्या बता रहा है, ये बता रहा है हिंदू और मुस्लिमों में एकता। और बीच में क्या लिखा गया था, येलो कलर वाली पीले पट्टी पे, वंदे मातरम। 1907 में फिर से यही मैप था, लेकिन ये जो कलर है ये चेंज हो गया। रेड को किस में कर दिया गया, केसरिया कलर में। और जो स्टार बना दिए गए कमल का फूल हटा करके। फिर 1917 में ये जो मैप देख रहे हैं ये ब्रिटेन का मैप है, चूंकि हम उनके गुलाम थे इसलिए उन्होंने ऐसा मैप हमने बनाया। फिर गांधी जी ने 1921 में स्वाधीनता ध्वज बनाया। तो इस स्वाधीनता ध्वज में ये कौन सा कलर है, वाइट कलर, हरा कलर, लाल कलर और बीच में क्या बनाया, चरखा। फिर 1931 में 10 साल के बाद फिर झंडा चेंज किया गया और कौन सा रंग लाया गया, लाल को हटा करके फिर केसरिया रंग लाया गया, झंडा था बीच में। फिर 1947 में ये क्या हटा करके, चरखा हटा करके क्या डाल दिया गया, अशोक चक्री। अशोक चिन्ह वाली जो चक्री थी अशोक स्तंभ से उठा करके इसमें डाल दी गई। तो ये 6 अलग अलग टाइम जोन पे इंडिया के ये ध्वज था। और जब इस ध्वज को हम देखते हैं तो क्या दिखता है हमको ऐसे ध्वज के लिए लड़ने के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए भावना जागृत होती है, राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होती है। ये बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी ध्वज का। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन इतिहास की पुनर्व्याख्या करने की क्या जरूरत होती है। कई भारतीय जो थे वो ये मानते थे कि हमेशा जो है भारत के अंग्रेजों ने जो किया किया है वो भारत के इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर हमेशा पेश किया। और उन्होंने हमारी जो संस्कृति थी उसको उसकी हमारी जो संस्कृति थी उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। और एज हम भारतीय, अगर हम भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो हमको अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब ये जो आंदोलन था इसके बीच अलग अलग धाराएं भी थे, जैसे कि गांव के इलाकों में विद्रोह कैसे था उसका अलग था कि असहयोग आंदोलन के दौरान हम देखा गांव में फैला। फिर किसान और आदिवासी जो है
संघर्ष की इस आंदोलन में समान गए। किसानों की समस्याएं अलग थी, वो जागीरदारों के खिलाफ थे जो भारी कर लगाते थे, लगान वसूलते थे। और किसान जो थे वो क्या चाहते थे कि बेगारी खत्म हो, जो दमनकारी किसान हैं उनका बहिष्कार किया जाए, उनको टैक्स ना दिया जाए, उनकी समस्या थी। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, अवध किसान सभा के बारे में, जो 1920 में बनाई गई, फिर से जवाहरलाल नेहरू और वो बाबा रामचंद्र, उनका नाम मत भूलिएगा। ये लोग दोनों लोग गए और मीटिंग करके उन्होंने किसानों की मांग रखी और इसकी शाखाएं 300 से ज़्यादा बनी। फिर जो है चौथा पॉइंट हमने ये देखा कि जो आदिवासी किसान थे, गांधी जी के संदेश को स्वराज का अलग ही मतलब निकाल दिया कि जो जंगल की जमीन अगर हमको मिल जाती है, अंग्रेजों के कानून खत्म हो जाते हैं, तो वही हमारे लिए स्वराज है। नेक्स्ट ये कि अंग्रेजों द्वारा जो भी मवेशियों को जंगल में घुसने ना दिया जाए, बेगार खत्म हो। तो इसके लिए एक व्यक्ति था जिनका नाम था अल्लूरी सीता रामजू। तो ये व्यक्ति एक आदिवासी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि देश को कैसे आज़ाद करना है इसके लिए कुछ योगदान दिया, अपने आदिवासी लोगों के लिए लड़ा। समझ में आई बात। तो कई लोगों को ये लगा कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे कि जब तक अंग्रेजों के खिलाफ हम बल का प्रयोग करेंगे तब तक हम देश आज़ाद हो ही नहीं सकता, यानी हमको अगर बंदूक पिस्तौल अपने हाथ में उठानी पड़ेगी। तो इसके लिए लोगों ने क्वेश्चंस करे अपने कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जो सिविल जो अधिकारी लोग थे, सविनय आंदोलन में कौन कौन से लोग शामिल थे, उनके आदर्श क्या थे, स्वराज के क्या मायने थे, गांव में जो संपन्न किसान थे उनकी क्या स्थिति थी, गरीब किसानों की क्या स्थिति, ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था। मुस्लिम हो ही रहा था। फिर व्यावसायिक वर्ग में बारे में देखा कि वो क्या चाहते थे कि जो पाउंड है, रुपया का विनिमय दर खत्म हो, जो उनकी जो अलग अलग अंग्रेजों की जो अलग अलग क्या थी, अलग अलग तरीके के कानून थे वो खत्म हो जाएं, वो उनकी मांग थी। औद्योगिक श्रमिक हमने पढ़ा कि ये चाहते थे कि बहुत सारे मजदूरों ने भाग ही नहीं लिया क्योंकि उनको ये लगता था कि जो सरकार है वो उद्योगपतियों का साथ देती है, कांग्रेस जो है उद्योगपतियों का साथ देती है, मजदूरों से कुछ लेना देना है नहीं। और औरतों ने भी कुछ शहरों में कुछ ऊंची जाति की जो औरतें थी वो क्या थी, नीची जाति की औरतें वो सम्मान में, ऊंची जाति की औरतें जो आंदोलन में भाग ले रही हैं, और फिर भी उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, फिर भी कभी भी कांग्रेस के लोगों ने उनकी अपेक्षा नहीं की। तो उनको कभी कभी बड़ा पद नहीं मिला और महिलाओं की मांग को उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद में जब ये सारा चीज़ हो रहा था तो 1939 के में जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। ये चला ख़त्म हुआ 1945 में। इसी के बीच जो है एक मौका देख करके 1942 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में आंदोलन ये शुरू किया और अगले ही दिन गांधी जी को उठा करके जेल में डाल दिया, सारे लोग नेता लोग जेल में बंद हो गए। फिर से जो है ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है लोगों ने अपने ऊपर ले लिया, सबको मारो काटो, लोगों ने हथियार उठा लिए, बंदूक उठा लिए, थाने जला दिए, पोस्ट ऑफिस जला दिए, पोस्ट ऑफिस पर हमले किए, अलग अलग जगहों पे हमले किए, स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया। और फाइनली इंडिया को आज़ादी मिली कब, 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट आंदोलन था। इसमें बेसिकली ये अहिंसक नहीं था, पूरी तरीके से हिंसात्मक था, कई लाख लोग मारे गए, कई पुलिस वाले मारे गए। अंततः जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जब वहाँ पे चुनाव हुआ तो कुछ लंदन में चुनाव भी हुआ था। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी नरम स्वभाव की थी। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो हम भारत को धीरे धीरे आज़ाद कर देंगे, और 1947 में 15 अगस्त के दिन वो देश को छोड़ करके चले गए। इस तरीके से जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, गांधी जी के आने से इसको बहुत ज़्यादा क्या मिला, बल मिला। उन्होंने कुछ आंदोलन किए, 1920 का असहयोग आंदोलन किया, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उसके 12 साल के बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। और इन तीन आंदोलनों के बाद जाकर के 1947 में 15 अगस्त के पहले ही, एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत के दो टुकड़े कर दिए गए, और 14 अगस्त को बना पाकिस्तान और 15 अगस्त को बना भारत। ठीक है। और फिर से 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इंडिया का संविधान लिखा गया।
और इस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और भारत जो है एक गणतांत्रिक देश के रूप में आज विश्व के नक्शे पे विद्यमान है। तो ये होती है क्या, राष्ट्रवाद की भावना। जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जागृत होती है तो क्या से क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी कहानी थी। होपफुली आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।